फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में से एक डिसीज के बारे में, अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरी होती है क्रॉन्स डिसीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज मोस्टली जो इंटेस्टाइन्स होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो उसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज कहा जाता है। इसमें जो फर्स्ट डिसीज होता है एक जो अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो अल्सरेटिव है, मतलब अल्सर्स होते हैं, है ना, इसमें प्रेजेंट। कोलाइटिस का मतलब होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी कहा जाता है, मतलब उसमें सूजन हो जाना, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत। नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, मुंह से फूड पाइप से होकर वो स्टमक में जाता है, पेट में डाइजेशन होती है। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में भी डाइजेशन होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। उसके बाद 95% तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो 5% बचता है, जो वेस्ट बचता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी होता है, जो उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है या जो भी एब्जॉर्ब होने के लिए रह गया, जो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करती है। और बड़ी आंत का जो लास्ट का हिस्सा होता है, सिग्मॉइड कॉलन है, डिसेंडिंग कॉलन है, रेक्टम है, ये जो है वेस्ट को स्टोर करने का काम करते हैं। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इसकी शुरुआत होती है बड़ी आंत के आखिरी हिस्से से, रेक्टम से, मलाशय से, जिसका काम होता है मल को स्टोर करने का, फीसिस को स्टोर करने का, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो रेक्टम से होती है। रेक्टम में सूजन आती है, स्टार्ट होती है, जो कि धीरे धीरे करके फिर ऊपर को इंक्रीज होती रहती है, लगातार जो है धीरे धीरे करके ऊपर को इंक्रीज होती है। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जिसमें कि लूज मोशंस लग जाते हैं, ब्लड आता है, म्यूकस आता है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण एक तो होता है फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि जिसको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसकी फैमिली में जो है किसी और को जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है प्रेजेंट होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है फैमिली में इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज की। जेनेटिक्स से भी इसका लेना देना होता है, मतलब जेनेटिक्स की वजह से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है होता है। बट मेन जो कारण होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का, वो होता है जो गट फ्लोरा होता है, माइक्रोबायोटा होता है, उसमें इम्बैलेंस होता है, तब जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस की शुरुआत होती है। एक्चुअली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें बहुत तरह के बैक्टीरियाज है, वायरस है, फंजाई है, जो प्रेजेंट होते हैं। पर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज जो है प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें 80 to 85% तो वो वाले बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। बट इसमें 15 से 20% रेशो उन बैक्टीरियाज की भी होती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बट नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी के दोनों का होना ज़रूरी है, मतलब 80 to 85% जो यूज़फुल बैक्टीरियाज है उनका भी होना ज़रूरी है, और 15 to 20% जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनका होना भी ज़रूरी है। जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो ही हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारी जो बॉडी है, वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाती है। इवन तक जो स्टूल होता है उसका जो ड्राई फीसिस, मतलब ड्राई मास होता है जो स्टूल का फीसिस का, वो 60% जो होता है इन बैक्टीरियाज की वजह से ही होता है। बेसिकली ये बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में प्रेजेंट होती है, ये करते हैं जो डाइट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, उनकी डाइजेशन जो है करते हैं ये वाले बैक्टीरियाज, जिससे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, एसीटेट प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्ट इसकी फाइबर्स की मेटाबॉलिज्म के बाद जो मतलब प्रोड्यूस होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और ये बैक्टीरियाज जो है एंजाइम्स भी बनाते हैं, इसीलिए जो है विटामिन के है, विटामिन B12 है, इसकी सिंथेसिस जो है ये बैक्टीरियाज करते हैं। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनको लूज मोशंस लग जाते हैं, उसमें यही जो गट में नॉर्मल बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं लैक्टोबैसिलस ले लो। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, काफ़ी टाइम तक एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी ये विटामिन डी के की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पाती, इसलिए ऐसा होता है।
लेकिन जब एंटीबायोटिक का कोर्स बंद कर दिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारा जो है ये बैक्टीरियस मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, जैसे बाइल एसिड्स की मतलब क्योंकि जो बाइल है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो यही जो है डाइजेशन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो इसी को दोबारा से मेटाबोलाइज जो है बैक्टीरियाज करते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियाज जो है मतलब अगर मान लीजिए कोई बाहर का बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजन है जो मतलब नॉर्मल हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, कोई पैथोजन है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है और इसने बॉडी में एंट्री की, इंटेस्टाइन में एंटर किया, तो जो ऑलरेडी हमारे नॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके वो जो है जगह और न्यूट्रिशन जो है सारा जो है खुद यूज़ कर लेते हैं, ताकि वो जो बाहर से बैक्टीरिया आया है उसको न्यूट्रिशन ना मिले, ना ही उसको स्पेस मिले। और यही बैक्टीरियाज जो है ऐसे केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जो कि उन बैक्टीरियाज को जो बॉडी के लिए हार्मफुल थे, जो बाहर से आए हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर इनका इम्बैलेंस हो जाए माइक्रोबायोटा में, मतलब जो नॉर्मली बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो ये बैक्टीरियाज ऐसे भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी ही बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। और ये बैक्टीरियाज जो है ऐसे प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं जो हार्मोन्स का काम करते हैं, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में उनका जो है फंक्शन ये जो है प्ले करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियाज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी वजह से एक एंडोक्राइन ऑर्गन का भी जो है काम करते हैं। और अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसी लगती हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी के खिलाफ काम करना शुरू कर देती है, तो मतलब ये हमारी बॉडी के जो इम्यून रिएक्शंस होते हैं उसको भी चेंज कर देते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। और इवन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ब्रेन से रिलेटेड जिसमें कि डॉक्टर्स इन माइक्रोबायोटा को नॉर्मल करते हैं, तो जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती हैं। और ये जो रोल प्ले करता है वो, अगर आपने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है उसमें यही जो माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं इन्हीं का रोल होता है, और इन्हीं की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे वाले जो है सिम्टम्स आते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि डॉक्टर्स ने हमें प्रीबायोटिक्स रिकमेंड किए हैं, प्रोबायोटिक्स रिकमेंड किए हैं। ये जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होते हैं वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसी माइक्रोबायोटा को नॉर्मल करने के लिए होता है। बेसिकली जो प्रीबायोटिक्स होते हैं उसमें जो ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिसको कि बैक्टीरिया यूज़ करते हैं, है ना, फर्मेंटेशन करते हैं, तो उसमें वही जो है नॉन डाइजेस्टिबल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उसमें यही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यही प्रेजेंट होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही बॉडी में जो है प्रोबायोटिक्स के रूप में दिया जाता है। अब जब भी ये माइक्रोबायोटा मतलब ये गट फ्लोरा जो है इसमें इम्बैलेंस होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है स्टार्ट होती है। अब इसमें माइक्रोबायोटा के इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो सकते हैं? नेचुरल सी बात है, डाइट तो है जो उसका बहुत बड़ा रोल होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी और क्रॉन्स डिसीज में भी। डाइट है, नॉन वेज है, मीट खाते हैं कुछ लोग, या जो बहुत ही ज़्यादा प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, या एंटीबायोटिक्स जो है बहुत लंबे समय तक लेते हैं जो लोग, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लिया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस शुरू हो गया, नहीं। स्ट्रेस, अगर ऑलरेडी अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो स्ट्रेस की वजह से जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है। एजिंग है, एज ज़्यादा हो रही है, एज ज़्यादा होती है तो बॉडी में जो एज के अकॉर्डिंग जो लक्षण आते हैं उस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल कैसा है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बचपन में जो लोग बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे एरिया में रहते हैं, प्रॉपर पूरे हाइजीन में रहते हैं और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो है प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट के संपर्क में, कांटेक्ट में नहीं आते, तो उनको इन्फेक्शंस नहीं होते क्योंकि वो इतने ज़्यादा हाइजीनिक एरिया में रहते हैं, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उतना एक्टिव नहीं हो पाता, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों में भी जब इन्फेक्शन होता है लेट एज में तो उसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो है चांसेस होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी प्रॉपर से डिवेलप नहीं हुई होती है। तो ये तो थे
काफ़ी मतलब जो रीजंस जो कि माइक्रोबायोटा को इम्बैलेंस कर देते हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा रहन सहन है, खाने पीने का है, एक्सरसाइज है या नहीं है, स्ट्रेस कितना लेते हैं, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसे भी देखा गया है जो मिल्क या मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उसको बंद करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट आता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जिन लोगों में मिल्क को डाइजेस्ट करने का एंजाइम एब्सेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जब वो लैक्टोज जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया उसको फटाफट से फर्मेंटेशन करते हैं उसकी, जिसकी वजह से पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है और डायरिया जैसे सिम्टम्स जो हैं आते हैं। अब ये माइक्रोबायोटा के इम्बैलेंस नॉर्मली ये तो प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं उसके अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस जो सिक्रीट करते हैं वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो म्यूकस बनाते हैं। तो म्यूकस में जो होता है एक तो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस है और जो इसके सेल्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, ये टाइटली एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ऊपर सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होते हैं, ठीक है। ये सेल्स के ऊपर म्यूकस होता है, जो सेल्स की लेयर होती है उसके ऊपर म्यूकस, और उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली जो गट फ्लोरा में होते हैं, जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब बैक्टीरिया इन सेल्स को क्रॉस करते हैं या जंक्शंस के थ्रू क्रॉस करते हैं, जंक्शंस लूज हो जाते हैं और म्यूकस जो है ऊपर कम हो जाता है, तो किसी कारण से जैसे मान लो डाइट है, लाइफस्टाइल है, कोई इन्फेक्शन हुआ, लंबे टाइम एंटीबायोटिक्स लिए, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये जो म्यूकस बैरियर है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सेल में एंटर कर जाते हैं। तो ये जो सेल के ऊपर सिंगल लेयर होती है उसके बिल्कुल नीचे जो लेयर होती है वहाँ पर जो है हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो वाले सेल्स जो है वो नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरिया सेल्स को क्रॉस करता है या जंक्शंस को क्रॉस करके अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर एंटर करता है, तो इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं एकदम से और इन्फ्लामेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मली जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, जो बाहर से कोई बैक्टीरिया है उसने इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया, उस इन्फेक्शन की वजह से जो है इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हुई। तो जब वो बाहर वाला बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन क्रिएट किया, इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन क्रिएट की, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो सेल्स में पेनिट्रेट हो जाते हैं, मतलब उसमें एंटर हो जाते हैं। और फिर उन बैक्टीरिया ने तो इन्फ्लेमेशन की थी जो बाहर से आए थे, जो इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, लेकिन अब उस जो हमारे जो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे बैक्टीरिया, उन्होंने भी वो सेल्स को क्रॉस किया और उन्होंने भी वहाँ पर जो है डैमेज करना स्टार्ट कर दिया और इन्फेक्शन जो है क्रिएट कर दिया और जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई। ऐसा उन लोगों में होता है जिनमें ऑलरेडी मतलब कि जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ की, अल्सरेटिव कोलाइटिस की, मोस्टली ज़्यादातर जो है उन पेशेंट्स में ऐसा होता है कि ऑलरेडी कोई और इन्फेक्शन हुआ, लेकिन और जो हमारा नॉर्मल माइक्रोबायोटा था वो भी उसके बैक्टीरियाज भी जो है उसमें सेल्स में एंटर हो गए इंटेस्टाइन की और इन्फ्लेमेशन को क्रिएट किया। और अगर एक बार इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी तो नेचुरल सी बात है कि ये जो गट फ्लोरा है, जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वो इन्फ्लेमेशन को लंबे समय तक बनाकर रखते हैं, उसको हील भी नहीं होने देते जल्दी से, क्योंकि बैक्टीरियाज का तो काम ही डैमेज है। अगर वो बैलेंस है तब तक तो कोई हार्म नहीं करते बॉडी को, लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो वो फिर बॉडी को हार्म करते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इवन तक मैंने बताया कि ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं जो हमारे नॉर्मल जो इम्यून फंक्शन है, जो नॉर्मल हमारा इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी के इम्यून सेल्स नॉर्मल फंक्शन करते हैं, उसको भी ये एबनॉर्मल कर देते हैं। और यही चीज़ जो है यहाँ पर होती है। नॉर्मली क्या हुआ कि बैक्टीरिया आया, उसने सेल को एंटर किया, इन्फ्लामेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव हुए। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जैसे हमारा कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर किया तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। एक केमिकल रिलीज होता है तो वो दूसरे सेल को सिग्नल देता है। तो अलग अलग केमिकल्स के लिए हमारे सेल के ऊपर मान लीजिए कि एक सेल है, उसमें अलग अलग तरह के दरवाजे होते हैं कि नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5।
तो जिस तरह केमिकल रिलीज होता है वो उसी के दरवाजे के, मतलब कि मान लीजिए जैसे ताला होता है, चाबी होती है ना, कि वो चाबी उसी ताले में लगेगी, मतलब पर्टिकुलर उसी के लिए रिसेप्टर होता है। सेल के वॉल्स के ऊपर रिसेप्टर होता है और वो केमिकल उसी के ऊपर जो है अटैच होता है और वही वाला दरवाज़ा खुलता है। लेकिन यहाँ पर जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ये इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं कि जो वो केमिकल्स रिलीज करते हैं सेल्स, वो गलत दरवाज़ा खोल देते हैं। जो ओरिजिनल खोलना होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको नहीं खोलते, लेकिन दूसरे को खोल देते हैं, अगर आम भाषा में बोला जाए तो। गलत दरवाज़ा खोलने की वजह से वो सेल जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ही जो इंटेस्टाइन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। वो टॉक्सिन जो है हमारे ही जो इंटेस्टाइन के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, उसकी अपोप्टोसिस करवाता है, मतलब सेल्स की डेथ। नॉर्मली हमारी बॉडी में मतलब कितने तरह के सेल्स हैं, रोज पता नहीं कितने सेल्स डैमेज होते हैं, डेड होते हैं, फिर नए सेल बनते हैं। लेकिन रोज की रोज जो सेल्स हमारी बॉडी में डेड होते हैं उसके आसपास कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रोग्राम फिक्स कर रखा है बॉडी ने कि ये सेल्स डेड होंगे तो नए सेल बनेंगे। तो उसके आसपास कोई भी ऐसे केमिकल्स रिलीज नहीं होते जिससे कि इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, ब्लड इकट्ठा होगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि गलत टॉक्सिन रिलीज करने की वजह से वो अपने ही सेल्स की डेथ करवाता है, अपोप्टोसिस करवाता है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को लंबे समय तक बनाए रखता है, उसको हीलिंग को लेट कर देता है, रीजनरेशन को लेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है लंबे समय तक बनी रहती है। बट इसका रीज़न जो होता है बेसिकली ये माइक्रोबायोटा ही होता है। ऐसा क्योंकि पता है क्या है, पहले इसको बोलते थे कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो पहले सब यही सोचते थे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसका ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमारी ही इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के खिलाफ काम करती है। लेकिन जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ और जिन लोगों ने ऑपरेशन करवाया, इंटेस्टाइन्स को रिमूव करवाया, उसके बाद जो मतलब जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस में और भी सिम्टम्स होते हैं, लिवर से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मतलब ये एक सिस्टमिक डिसीज था या है, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन के बाद जो बाकी बॉडी पार्ट्स पर इफेक्ट आया था वो सारा इफेक्ट जो है ऑटोमेटिक ठीक हो गया इंटेस्टाइन्स को बॉडी से रिमूव करने के बाद। तो उसके बाद से पता चला है कि जो ये माइक्रोबायोटा है इसका ही जो मेन रोल है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, बैक्टीरियाज का ही मेन रोल जो है होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के सभी पेशेंट्स में सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया का लेवल जो है ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में हाइड्रोजन सल्फाइड ज़्यादा होता है, जो कि इंटेस्टाइन्स की वॉल्स के लिए टॉक्सिन का काम करता है, ठीक है। और एक TNF, ये वो केमिकल है जो टी सेल्स रिलीज करते हैं, मतलब ये जो माइक्रोबायोटा इम्बैलेंस हुआ उसने हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी चेंज कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से ये TNF फैक्टर जो है, मतलब एक तरह से केमिकल है जो सेल्स रिलीज करते हैं, ये जो फैक्टर है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। और जब इसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है तो उनमें जो है इम्प्रूवमेंट जो है साफ साफ नज़र आता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हुआ कि बैक्टीरिया ने जो है सेल्स की जो लेयर है, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें कट किया, उसमें टीयर किया, ठीक है, वहाँ पर अल्सर बन गया। अब इसके आसपास क्या होगा, हमारी बॉडी जो है उसको उसके आसपास इन्फ्लेमेशन करेगी, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो रेड हो जाती है, ठीक है। उसमें जो है हीट होती है, हीट की वजह से जो है बर्निंग होती है, स्वेलिंग होती है, सूजन आती है, ठीक है। उतने एरिया में पेन होती है और उतना उतना एरिया जो है नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है। लेकिन इसमें क्या है कि धीरे धीरे करके, क्योंकि बैक्टीरिया बाहर से तो कोई आया नहीं, बाहर का बैक्टीरिया और जो इंटेस्टाइन्स के ही बैक्टीरिया जो है इस प्रोसेस को मतलब क्रॉनिक कर देते हैं, लॉन्ग टर्म जो है उसको अल्सर्स क्रिएट करते रहते हैं, हमारी बॉडी स्वेलिंग इन्फ्लामेशन का प्रोसेस करती है जिससे कि स्वेलिंग आती रहती है। अब क्या होगा, थोड़ा सा अल्सर हो गया, फिर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल एरिया होगा, फिर अल्सर होगा, फिर थोड़ा नॉर्मल एरिया होगा, लेकिन वो नॉर्मल एरिया में स्वेलिंग होगी, वो रेड होगा, है ना, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इम्यून सेल सारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वहाँ पर इकट्ठा होने की वजह से वो जो एरिया है वो रेड हो जाता है और स्वेलिंग वहाँ पर नज़र आती है। ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होने से हीट हो जाती है जिससे जलन की फीलिंग आती है, और जो सेल्स है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे पेन की सेंसेशन होती है। और नेचुरल सी बात है कि उतना उतना एरिया जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं करता जहाँ जहाँ के सेल डैमेज होंगे।
अब वैसे तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके सेल्स जो है चौथे पाँचवें दिन जो है चेंज होते रहते हैं, मतलब ऊपर की जो लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सेल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं चौथे पाँचवें छठवें दिन, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये इन्फ्लामेशन होती है ना, ये क्रिप्ट्स को भी डैमेज करती है, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन करती है। एक्चुअली जो हमारे बड़ी आँत में जो सेल होते हैं उसमें नीचे जो है इन्वेजिनेशंस होती हैं। जैसे आपने देखा कि छोटी आँत में विलाय होती है, ऊपर को ब्रश बॉर्डर होता है कि ऐसे ऊपर को, बट इसमें जो है सेल्स के नीचे होते हैं ऐसे क्रिप्ट्स बने हुए, मतलब अंदर को ऐसे फिंगर की तरह ऐसे गोल, ठीक है। तो ये जो क्रिप्ट्स होते हैं इसके अंदर होते हैं स्टेम सेल्स। ये जो स्टेम सेल्स है ये न्यू सेल्स की ग्रोथ करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, नए सेल्स को बनाते हैं, है ना। अब ये जो इन्फ्लामेशन है, क्योंकि ये क्रिप्ट्स होते हैं ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं और ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन है, तो ये जो इन्फ्लामेशन होती है, ये जो क्रिप्ट है इनके आसपास भी इन्फ्लामेशन जो है हो जाती है और यहाँ पर जो है पस इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं, वो सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और क्रिप्ट्स के नीचे जो है पस इकट्ठा हो जाती है, कैप्सेस बन जाते हैं, या फिर क्रिप्ट्स में पस इकट्ठा हो जाती है, क्रिप्ट्स के पूरे चारों तरफ सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और ये क्रिप्ट्स जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब डिस्टॉर्ट भी हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े मतलब हो जाते हैं और बर्स्ट, क्योंकि पस है तो पस आपको पता है बर्स्ट भी हो सकती है, तो ये एब्सेस जो है बर्स्ट होकर जो क्रिप्ट को है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब नेचुरल सी बात है कि जितनी ज़्यादा क्रिप्ट्स जो है डिस्ट्रॉय होंगे उतना ही न्यू सेल्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, डैमेज ज़्यादा होगा, न्यू सेल्स की ग्रोथ कम होगी। तो इसमें जो अल्सर्स बनते हैं वो पूरी म्यूकस मेम्बर में चौड़े बनते हैं, मतलब वाइड अल्सर्स होते हैं, डीप नहीं होते, इसमें ज़्यादा डीप नहीं होते, मतलब ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नीचे सब म्यूकोसा, ऊपर की 2 लेयर्स तक ही मतलब मोस्टली होते हैं इसमें, सुपरफिशियल ऊपर वाली लेयर में, लेकिन ऊपर वाली लेयर में होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं। तो जब अल्सर्स चौड़े होते हैं तो उसमें क्या है कि नेचुरल बात है कि हीलिंग होगी, तो उसमें फाइबर्स डिपॉजिट होंगे, क्योंकि उसको हील अप करने के लिए हमारी बॉडी वहाँ पर फाइबर्स इकट्ठे करेगी, तो इसमें फाइब्रोसिस भी होगी और हीलिंग जो है फाइब्रोसिस के साथ में होती है और उतना एरिया फिर हार्ड हो जाता है और हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन होती है तो इसके बीच में माइंट्रिक प्लेक्सिस भी होता है, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस में होता है। अगर लंबे समय तक इन्फ्लामेशन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो परमानेंटली जो इंटेस्टाइन है वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है जो सेल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो है मसल्स जो होती हैं, स्मूथ मसल्स, मतलब जो मसल्स की लेयर होती है इंटेस्टाइन्स के बीच में, उसको पैरालाइसिस हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती है तभी तो खाना मूव होता है, मिक्सअप होता है। 2 तरह की कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब मसल्स की जो मूवमेंट है वो 2 तरह की होती है, एक तो वो जो खाने को मिक्स करते हैं, घुमाते हैं, जिससे कि उसके बीच के न्यूट्रिएंट्स वाटर जो है एब्जॉर्ब हो पाए, और एक दूसरी तरह की मूवमेंट होती है जो खाने को आगे पुश करती है। तो मसल्स की पैरालिसिस होने की वजह से खाना जो है मूवमेंट नहीं होता, खाना जो है इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो वेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है और जो इंटेस्टाइन है डायलेट हो जाती है, जिसको मेगा कॉलम बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें ये होगा क्या, इसमें जो क्रिप्ट्स हैं क्रिप्टाइटस हो जाएगा, क्रिप्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, एब्सेस बन जाएंगे, पस जो है वो बर्स्ट भी हो जाए, फूट भी सकती है, इसलिए स्टूल में जो है पस भी आ सकती है, म्यूकस, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है उसमें म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है। शुरुआत में क्या होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई बैक्टीरिया जो है सेल्स को डैमेज करता है, तो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू करती है उसको रोकने के लिए, है ना, ताकि इन्फेक्शन जो है वो और सेल्स में ना पहुँचे। तो इसीलिए जो है स्टूल में म्यूकस भी आता है, लेकिन जब भी प्रोसेस लंबे समय तक होता है तो सेल्स की फंक्शनिंग नहीं हो पाती, सेल्स में इन्फ्लेमेशन होगी, न्यू सेल्स की ग्रोथ कम होगी, तो म्यूकस जो है कम सिक्रीट होगा बाद में, स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन बाद में जो है कम म्यूकस सिक्रीट होगा, क्योंकि बाद में सेल्स इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे ही नहीं, और क्रिप्ट में स्टेम सेल्स प्रेजेंट और क्रिप्ट में स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो न्यू सेल्स की ग्रोथ जो है वो स्लो होगी, वो कम होगी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिम्टम्स क्या आएंगे, लक्षण क्या आते हैं, इसमें एक तो होता है डायरिया, लूज मोशंस, इसमें ब्लड आता है, म्यूकस आता है, क्योंकि इसमें जो सूजन स्टार्ट होती है वो रेक्टम से स्टार्ट होती है। रेक्टम जैसे मैंने आपको बताया है कि फेसिस स्टोर करने का काम करता है, तो उसकी वॉल्स इरिटेट हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिससे कि बार बार जो है डायरिया लगता है। और इसमें जो स्टार्टिंग में बताया था, जब भी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, तो हमारी इंटेस्टाइन म्यूकस भी ज़्यादा सिक्रेट करती है उसको रोकने के लिए,
और ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो इसमें प्रेजेंट होती है वो रप्चर हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ब्लड आता है। पेन रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर पेन रहेगा, बर्निंग रहेगी, पेट में ऐसा लगेगा जैसे क्रैम्प्स जो है हो रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है। और इसमें जो है जैसे वेट लॉस जो है मतलब कम होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से अभी स्टार्ट हुआ तो वेट लॉस हो जाए। अगर इंटेस्टाइन कितनी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कितनी इंटेस्टाइन्स में सूजन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि रेक्टम से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम, फिर ऊपर को जो है बड़ी आंत में धीरे धीरे करके पूरी आंत जो है पैनकोलाइटिस हो सकता है, मतलब अगर पूरी आंत जो है इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैनकोलाइटिस। पैनकोलाइटिस का मतलब है पूरी ही जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जो है इन्फ्लामेशन है और सूजन है। अब डायरिया जैसे होता है, लूज टूल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है 4 हैं, 6 हैं, 8 बार है, दिन में 10 बार, वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा सीवियर जो है इन्फ्लामेशन है लार्ज इंटेस्टाइन में। टेनिसमस मतलब कि बार बार ऐसा लगेगा कि मोशन के लिए जाना है, बार बार ऐसे लगेगा स्टूल के जाना है, क्योंकि इरिटेट हो रही है वॉल्स, और उसका काम स्टूल मोशन को, स्टूल को से मतलब फीसिस को स्टोर करने का काम है, लेकिन उसकी वॉल्स में इन्फ्लामेशन हो गई या इरिटेशन हो गई, जिसकी वजह से बार बार ऐसा लगेगा कि मोशन के लिए जाना है, लेकिन जब जाते हैं तो बहुत ही जो है कम स्टूल जो है पास होता है। नॉकटर्नल डिफिकेशन मतलब कि रात को जो भी सोते टाइम जो है बार बार अर्ज होती है कि मोशन आएगा, मोशन के लिए बार बार उठना पड़ता है। ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टैकीकार्डिया यानी कि पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी जो है कम हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से, ठीक है। इसमें जो है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्रिप्टाइटिस भी हो सकता है, क्रिप्ट में इन्फ्लामेशन हो सकती है, क्रिप्ट में एब्सेस हो सकता है, क्रिप्ट डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर हो सकते हैं, मतलब कि जैसे इन्फ्लामेशन होगी तो अल्सर्स जो हैं वो वाइड होते हैं, तो हमारी बॉडी में फाइबर्स जो है उसको स्ट्रेच करके, फाइबर्स इकट्ठा करके उसको मतलब कि हीलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है फाइब्रोसिस की वजह से स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। मेगा कॉलर मैं आपको बता चुकी हूँ कि मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है लंबे समय तक इन्फ्लामेशन की वजह, जिससे जो है इंटेस्टाइन्स जो है परमानेंट डायलेट हो जाती है। और कैंसर होने के जो है चांसेस होते हैं, जिनको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, इन फ्यूचर जो है मेटाप्लेजिया हो सकता है, कैंसर के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। बाकी टेस्ट वही है कि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन मार्कर्स है, स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं, स्टूल में म्यूकस है, पस है, फीकल कैल्सिप्रोटीन है, एंडोस्कोपी है, एक्सरे है। टेस्ट जो है फिर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम जो है किस स्टेज की और कितनी ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि मैं सारा कुछ अगर बताना चाहूँ तो एक वीडियो में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक वीडियोस में पूरा नहीं कर पाती। फिर भी मैंने कोशिश की है एक आम सी भाषा में आपको समझाने की अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। बट ऐसा नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।